हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि हमने कहा था कि जेनेटिक्स की आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने जेनेटिक्स के कुछ बेसिक्स के साथ। ओके, सो हियर वी गो। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जेनेटिक्स के मीनिंग के बारे में। देखो, जेनेटिक बहुत ही इजी टॉपिक है, बट ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। अगर आप इसमें बेसिक से शुरुआत करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो हम भी शुरुआत जो है वो बेसिक से कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स. So genetic is the branch of biology that deals with the study of heredity and variation. Okay, यहाँ पे दो टर्म्स की हमने बात की है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. पहले हम यहाँ इन दोनों टर्म्स का मतलब समझते हैं. हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ओके, सो जब भी कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होते हैं, इस प्रोसेस को के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेरिडिटी. एंड वेरिएशन मीन्स डिफरेंस इन कैरेक्टर्स. सो नाउ हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन पे वापस आते हैं. जेनेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ. सो मेनली आई वुड से जेनेटिक्स जो है इसमें हमें स्टडी करनी है हेरिडिटी के बारे में एंड वेरिएशन के बारे में. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं फिज़िकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कन्फ्यूजन होती है बच्चों को ये समझने में. अब यहाँ पे फ़िज़िकल बेसिस का मतलब क्या है? यहाँ फ़िज़िकल बेसिस का मतलब ये है वो फ़िज़िकल आइडेंटिटी जो कि पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफ़र होती है, उसी को हम कहते हैं दैट फिज़िकल आइडेंटिटी, दैट फिज़िकल बेसिस इज़ कॉल्ड दी जीन. ओके, सो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है. दिस टर्म दैट इज़ जीन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय जॉनसन. ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करना है. देन कम्स, इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, देन योर आंसर विल बी DNA. ओके, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखनी हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स में. ओके, इसमें सबसे पहला नाम जेनेटिक्स में जो आपको सुनने को मिलेगा वो है ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में. ओके, हम सिंपल इन्हें GJ मेंडल भी कहते हैं. सो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर बेटसन को कहा जाता है. इनका कंट्रीब्यूशन मेंडल के बाद आया और इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है. बहुत सारे टर्म्स हैं जेनेटिक्स में जो बेटसन ने प्रोवाइड की हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. देन कम्स फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अगर जेनेटिक्स में किसी ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स किसी ने दिए हैं तो उनका नाम है TH मॉर्गन. ओके, इसके बारे में, मॉर्गन जी के बारे में जिक्र आपकी NCERT बायोलॉजी में भी है, सो उसे भी हम देखेंगे. सो मूविंग ऑन, देन कम्स फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. इन्हें कहा जाता है A. गैरोड. ओके, सो अब हम शुरुआत कर रहे हैं उस पीरियड की जहाँ पे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. और अभी हमने पीछे जेनेटिक्स हम मेंडल को कहते हैं, GJ मेंडल को कहते हैं. तो हम उस टाइम पीरियड की बात करेंगे जहाँ पे मेंडल ने अपना शुरू किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया जेनेटिक्स के लिए. ओके, सो फर्स्ट बेसिकली जो फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी थी जिसकी वजह से फॉर्मुलेशन हुआ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, ये साइंटिफिक स्टडी वर कैरिड आउट बाय मेंडल्स. ओके, देन मेंडल ने अपने काम को डिस्क्राइब किया था जिस पेपर में, उसका नाम इम्पॉर्टेंट है याद रखना, तो आपको याद करना पड़ेगा. इसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांटाइजेशन. ओके, अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ. अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि मेंडल ने अपने हेरिडिटी वाले एक्सपेरिमेंट्स और जो लॉ, जो कंक्लूजन निकाला उनको उसको उसने एक पेपर में डिस्क्राइब किया था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. एंड उसको पब्लिश किया इन 4th वॉल्यूम ऑफ एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून. ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. देन
अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो उन्होंने जो स्पेसिमेन यूज़ किया था, उन्होंने बेसिकली अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे गार्डन पी प्लांट पे। एंड इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, वो मैं बताना चाहूँगी कि मेंडल ने 7 years ऑफ हिज लाइफ, ओके, 7 साल जो है, दैट इज़ फ्रॉम 1856 टू 1863, ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। और ये एक्सपेरिमेंट्स थे गार्डन पी प्लांट के ऊपर, ओके। एंड गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सतीवम। देन कम्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल इन अ पी प्लांट वाज 7। ओके, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। मेंडल ने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो स्टडी किए थे पी प्लांट के अंदर, दैट इज इन पाइसम सतीवम, वाज 7। एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, कई बार पूछा जाता है, बच्चों को ये चीज़ याद रहती है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स तो स्टडी किया, आंसर विल बी 7, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि इस गार्डन पी प्लांट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। सो द आंसर इज 14 एंड इट्स अ डिप्लॉयड प्लांट। देन मेंडल ने अपनी स्टडी को रेस्ट्रिक्ट किया था टू 1 और फ्यू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का क्या मतलब है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, ओके। सो यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, लेट्स सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग द कैरेक्टर हाइट ऑफ द प्लांट, ओके, इफ आई एम कंसिडरिंग द हाइट, देन यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मुझे मिलेंगे, ओके। और वो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होंगे, वन इज़ या तो प्लांट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। सो ये टॉल एंड ड्वार्फ जो हैं, ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। आई होप आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का अब मीनिंग समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी डिटेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जेनेटिक्स में यूज़ होंगी, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर मैं बनाऊँ, सो दैट हमारे लिए समझना ईजी हो जाए जेनेटिक्स को और ईजी वे में, ओके। सो एज आई सेड कि मेंडल ने रेस्ट्रिक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को 1 या फिर फ्यू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स तक ही, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इसके अलावा पी प्लांट के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेचुरली एग्जिस्ट करती थी, नेचुरली प्रेजेंट थी। सो टू प्रिवेंट दिस सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मेंडल ने एक प्रोसेस की जिसका नाम है इमैस्कुलेशन, ओके। अब ये इमैस्कुलेशन क्या होता है, emasculation is like let's suppose if I'm making a flower, if this is your flower, okay, and here is your anthers and here is your stigma, ओके। सो यहाँ से क्या होता था, ये जो एंथर है इसके अंदर पॉलेंस प्रेजेंट है, तो ये सेम ही पे पॉलिनेट कर देते थे एंड इट इज़ फर्दर कैरिड टू दी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यानी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, pollens from the same anther, pollens from the anther of the same flower transferred to the stigma of the same flower and this will leads to the fertilization, okay। so this is all fertilization। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए मेंडल ने इमैस्कुलेशन नाम की प्रोसेस की। और ये इमैस्कुलेशन का मतलब होता है इससे पहले कि ओवरी मेच्योर हो, ओव्यूल्स मेच्योर हो, वो एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर दी ओवरी गेट्स मेच्योर्ड, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स पी प्लांट। पी प्लांट को ही क्यों चुना गया, वाई पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, इसके रीजंस गिवन हैं। पहला, pea plant has a short lifespan and it has well defined contrasting characters। contrasting characters मैंने आपको एक एग्जांपल बताया contrasting characters का। अगर आप
कैरेक्टर्स में हाइट को कंसिडर कर रहे हैं तो आपकी या तो प्लांट्स टॉल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं, ट्रेट्स जो हैं, इनको हम कॉन्ट्रास्टिंग फर्टिलाइजेशन, एज आई सेड, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑटोगेमी, हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए ऑटोगेमी टर्म भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट नेचुरली, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब मैंने बोला था कि मैं हाइब्रिडाइजेशन बाद में बताऊंगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि एंथर और आपका स्टिग्मा वो दोनों अलग अलग प्लांट के होंगे या फिर अलग अलग फ्लावर के भी हो सकते हैं सेम प्लांट के। तो उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इट मीन्स वो अपने डिज़ायर्ड प्लांट में से, डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो उसे चाहिए उस प्लांट के फ्लावर में से पॉलिन्स को एक्सट्रैक्ट करते थे एंड देन उसे स्प्रिंकल करते थे इन दी ओवरी। ओके, सो मूविंग ऑन, men form monohybrid and dihybrid crosses and gave 3 principles of inheritance। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस पे काम किया और ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दी, 3 लॉज दी, और ये लॉज हमें इन डिटेल पढ़नी है। ओके, वन इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, अनदर इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। देन कम्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो वन बाय वन वी विल स्टडी all 3 of them। okay, so first law is law of dominance। law of dominance का मतलब होता है कि यहाँ पे एक contrasting allele जो होगी वो dominate करेगी दूसरी कैरेक्टर की दूसरी contrasting allele पे। so जो dominant allele कहेंगे एंड जिसके इफेक्ट को सप्रेस किया जाएगा उसे हम रिसेसिव एलील कहेंगे। सो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इन अ हाइब्रिड, ओके, मैं दोबारा से हाइट वाला ही कैरेक्टर ले रही हूँ। सो लेट्स सपोज दिस इज द पेरेंट, ये टॉल प्लांट है एंड दिस इज आर स्मॉल ड्वार्फ प्लांट। ओके, एंड वी हैव टू मेक अ क्रॉस बिटवीन देम। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में क्रॉस क्रिएट किया जाएगा, तो जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नाउ यू हैव टू टेल मी कि इसका फिनोटाइप क्या होगा। ओके, इसका फिनोटाइप होगा टॉल, यानी कि ये जो कैपिटल टी एलील है ये स्मॉल टी पे डोमिनेंट है। ओके, सो दिस इज आवर हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर ऑफ टू। So hybrid where both contrasting alleles are present, only one allele called dominant। So यहाँ पे हम capital T को dominant कहेंगे, is able to express its effect while the other factor or allele remains suppressed in F1 generation। तो ये आपकी F1 generation है और इस F1 generation में आपका capital जो है, capital T जो है वो dominant है and small t जो है वो आपका recessive है। Okay, so now we are moving forward। तो यहाँ पे कुछ आपको एक्सेप्शन केसेस भी याद रखना है। जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा, एक एलील जो है वो दूसरे एलील पे डोमिनेंट होगी और उसके इफेक्ट को सप्रेस करेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के, और वो एक्सेप्शन केसेस हैं आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से ऊपर लेके जा रही हूँ और यहाँ इससे शॉर्ट में मैं आपको समझा पाऊँ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। क्यों ये एक्सेप्शन केस है लॉ ऑफ डोमिनेंस से, थोड़ा इसे समझते हैं। तो हेयर आई एम कंसिडरिंग दी फ्लावर कलर। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी ड्रैगन फ्लावर, सबने देखा होगा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिराबिलिस जलापा। ओके, तो यहाँ पे हम अपना फ्लावर कलर को कंसिडर कर रहे हैं। सो आई एम टेक कैपिटल आर एज रेड फ्लावर्स। सो ये वो प्लांट है जिसके ऊपर रेड फ्लावर है, और स्मॉल आर ये वो प्लांट है जिसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं। जब मैंने इनके बीच में क्रॉस बनाया तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा इट इज़ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सो अब आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे जो फिनोटाइप होना चाहिए इस हाइब्रिड का वो क्या होना चाहिए, इस ऑफस्प्रिंग का क्या फिनोटाइप होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ यू विल से दैट मैम इट विल बी रेड, बट नो, इट विल बी पिंक। अब इसका क्या मतलब हुआ, ना तो ये रेड है और ना ही ये वाइट है, इसने एक अलग इंटरमीडिएट ही कलर यानी इन दोनों के बीच का पिंक कलर अटेन किया है।
तो इसका भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो एग्जाम्पल था आपका, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल था। ओके, एंड सेम इज़ द केस ऑफ को डोमिनेंस, जहाँ पे दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। और को डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन केसेस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इज द फिनोमिनन वेयर डोमिनेंट एलील डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ, जहाँ पे आपकी डोमिनेंट एलील खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रही है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इज द फिनोमिनन वेयर नॉट एक्सप्रेस completely, and incomplete dominance is not blending inheritance because parental characters reappear in F2 generation. ओके, इसके बारे में भी हम अभी आगे देखेंगे कि F2 जनरेशन में ये जो फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा हमारा हाइब्रिड जो बनता है वो बनता है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब जब आप इसकी सेल्फिंग करते हो तो आपको, दिस वाज योर F1 जनरेशन, जब आप इसकी सेल्फिंग करते हो तो इससे हमें जो F2 जनरेशन देखने को मिलती है वहाँ पे हमें पेरेंटल कैरेक्टर्स दोबारा से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम इसे ये नहीं कह सकते कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है हमारी ब्लेंडिंग हो चुकी है, ये ब्लेंडिंग नहीं है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट स्टडीड इन फ्लावर कॉल्ड मिराबिलिस जलापा, और इस मिराबिलिस जलापा का अनदर नेम है 4 o'clock प्लांट। ओके, सो यहाँ हमारे पास इसकी पिक्चर भी है, एक बार देखते हैं इसे। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, रेड एग्जाम्पल लिया है मिराबिलिस जलापा का, जिसमें हमने रेड फ्लावर ऑफ वन प्लांट, हमने एक प्लांट को कंसिडर किया है जिसमें रेड फ्लावर आते हैं, उसका क्रॉस किया है वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ, और हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो इंटरमीडिएट होता है। यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेड है और उसने अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं किया है ओवर दी वाइट फ्लावर। सो यहाँ पे मुझे एक इंटरमीडिएट देखने को मिला है विच इज़ पिंक फ्लावर। अब जब मैं इस पिंक फ्लावर की सेल्फिंग करती हूँ तो मुझे मेरी F2 जनरेशन में एज यू कैन सी पेरेंटल कैरेक्टर्स फिर से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा है रेड फ्लावर और यहाँ वाइट, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई है। सो दिस इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर जेनेटिक का इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा, थोड़ी सी टर्म्स पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जेनेटिक का मीनिंग हमने समझा, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े, मेंडलिज्म के बारे में हमने पढ़ा। हमने उस टाइम पीरियड के बारे में ये याद रखना ज़रूरी है कि किस टाइम पीरियड में, यानी वो 7 साल जिसमें मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, किसके ऊपर परफॉर्म किए थे, क्यों गाड़ी प्लांट को चुना, ये रीजंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। देन हमने पढ़ा कि 3 लॉज की फर्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमने पढ़ा, एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन केस के बारे में हमने पढ़ा, दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे और बाकी की लॉज के बारे में 1 by 1 स्टडी करेंगे।